बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप साथ शेयर करनी है वो अमेरिका ईरान जंग के हवाले से है। खौफनाक तबाही का आगाज़ हो गया है। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम अरबों को रेगिस्तान और ऊँटों के दौर में वापस भेजेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसने अपनी एयरफोर्स को खित्ते में भेज दिया और अपने 50,000 फौजियों को भी उसने एक्टिव कर लिया है ईरान पर ज़मीनी हमले के लिए। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, क्या क्या हमले दोनों जानिब से एक दूसरे पर किए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मरी में इस वक्त मीटिंग चल रही है और गुज़श्ता कई दिनों से ये मीटिंग चल रही है शरीफ ख़ानदान की। और इस मीटिंग में एक तो ये डिस्कस किया जा रहा है कि फ़ौजी क़यादत का मूड तब्दील हो चुका है और वो अब हमसे दूर जा चुके हैं। और दूसरा ये डिस्कस किया जा रहा है कि शहबाज की कुर्बानी दे देते हैं लेकिन कोशिश करते हैं मरियम नवाज़ को बचाने की। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगली खबर आपको ये भी बताऊंगा कि कल जो वकला तहरीक का ऐलान किया गया है, जब साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट वकला तहरीक शुरू हुई थी और फिर उसके बाद मुशर्रफ को जो है वो घर जाना पड़ा था, उस वक्त किताबें भरी पड़ी हैं, तारीख़ में जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं कि जनरल कियानी जो थे उस वक्त, जो कि बाद में आर्मी चीफ बने, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीछे थे या मुतहरिक थे। इस तरह की जो बातें थी वो की गई। तो अब भी जो ये वकला तहरीक का ऐलान किया गया है ना, इस पर भी ये ख्याल किया जा रहा है कि ये जो वकील हैं ये गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखते जब तक के पीछे कोई सपोर्ट ना हो या पीछे कोई कियानी ना हो। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। नवाज़ शरीफ की जो फाइलें हैं ना, या केसेस हैं या मुकदमे हैं ना, वो अचानक से खुल गए हैं। ये माजरा क्या है, नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट एजेंसीज़ के हवाले से क्या जो रिपोर्टिंग है जी वो मतलब वो अपने इदारों क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खौफनाक इनके शफात सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इसके साथ चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा है कि 2-3 दिन के अंदर अगर आप इस जंग को रुकवा सकते हैं तो वो कोशिश कर ले, भागे दौड़ें, अदरवाइज़ खौफनाक तबाही आने जा रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से है। तो खबर ये है कि जो रात गए ईरान ने कुवैत पर ज़ोरदार अटैक्स किए और शदीद तरीन अटैक्स किए जिसमें बड़ी तबाही आई। इसमें अब ये खबर सामने आई है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसने इसकी तस्दीक भी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को आप इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में GHQ है, तो उसे आप GHQ, अमेरिकी GHQ जो है वो कह सकते हैं। तो अमेरिका के GHQ ने, सेंट्रल कमांड ने ये तस्दीक की है कि 2 फौजी उनके मारे गए हैं, ये उन्होंने कन्फर्म किया है। एक उसका जो फौजी है वो गायब है, उसका पता नहीं, या तो कहीं मलबे के नीचे होगा या जो जिस तरह भी है उसको तलाश किया जा रहा है। जबकि 4 उसके जो फौजी हैं ना वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो इससे आप क्लियर हो गया है, बल्कि इस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि ईरान जो हमले कर रहा है ना उसमें अमेरिका को भी खासा नुकसान हो रहा है, और जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी। फिर इसके अलावा एक और ख़बर भी आप सुने, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ख़ुद इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि ईरान के जो मिसाइल्स थे वो इंतहाई तेज़ रफ्तार थे। यानी कि ये जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, इसकी वो रीज़न बयान करते हुए कहते हैं कि जो ईरान के मिसाइल्स थे वो इंतहाई तेज़ रफ्तार थे कि उन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और उन्होंने ठीक जो निशाना है ना वो दागा है। तो इसलिए जिन के जहनों में या अमेरिका के जहनों में ये था कि शायद ईरान मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक मरतबा फिर से ईरान ने जो सरप्राइज़ है ना वो इनको दे दिया है। अच्छा, ये तो हो गया ईरान की तरफ से स्टेटमेंट। दूसरा, ईरान ये कह रहा है जी कि अगर अरब ममालिक किसी तरह से रहे और वो हमारे ऊपर हमलों में जो सहूलतकारी है वो करते रहे तो बहुत जल्द जो अरब हैं उनकी तबाही होगी और वो वापस रेगिस्तान की या ऊँटों के दौर में चले जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के हवाले से आपको बताता चलूँ, अमेरिका ने जी ये ऐलान कर दिया है कि, और ये सेंट्रल कमांड जो अमेरिकी GHQ है उसने ऐलान किया है कि उनके 50,000 फौजी जो कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं, हमने उनको एक्टिव कर दिया है मुकम्मल तौर पर और ज़मीनी हमले के लिए वो तैयार हैं। यानी कि और सिर्फ इतना नहीं कि ज़मीनी हमले के लिए वो तैयार है, बल्कि अमेरिका ने अपनी जो एयरफोर्स है, अपने जो जहाज़ हैं एयरफोर्स के, वो खित्ते में तेज़ी से उसने लाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब अमेरिका ईरान पर जो फ़िज़ाई हमले हैं एयरफोर्स के ज़रिए वो बढ़ाएगा। इवन के अभी भी अमेरिका ईरान के जो तनसीबात हैं
उसकी जो कम्युनिकेशन की तनसीबात हैं, ख़ास तौर पर उसकी जो पुल्स वगैरह हैं, बिजली घर वगैरह और दीगर जो तनसीबात हैं, उनको तबाह कर रहा है। और ईरान की जो सिविलियन आबादी है ना, इससे वो भी निशाना बन रही है। उनकी भी जो अमवात है ना, ईरान से रिपोर्ट हो रहा है कि बल्कि अभी 2 अफराद के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि वो फोत हो गए हमले के नतीजे में, जो एक पुल के ऊपर अमेरिका की जानिब से किया गया। तो ये इस वक्त ईरान और अमेरिका की सूरत हाल है और ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। और चीन ने जो इस हाकडार गए हुए थे, चीन अभी तो वापस आ गए, 2-3 दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारे। तो चीन ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया है इस जंग से रिलेटेड, ये नजम सेठी हैं जी, इन्होंने ये दावा किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि नायब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पिछले 3-4 दिन जो चाइना में थे, तो चिड़िया कहती है चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि खिड़की बड़ी छोटी सी है, ये बंद हो रही है, अमेरिका ईरान जंग मज़ीद बढ़ेगी, आपके पास 2-3 दिन हैं, भागें, अमेरिका इस जंग को पहले से ज़्यादा बढ़ाएगा और ईरान भी, ये बात हाथ से निकल जाएगी, सबका बहुत नुकसान होगा, आपके पास 2-3 दिन हैं, जो कुछ कर सकते हैं करें, ईरान को समझाएं, अमेरिका को समझाएं, इससे पहले कि अमेरिका और भी बड़े पैमाने पर अटैक करे और शायद पाकिस्तान अब फिर से मुतहरिक हो जाएगा। यानी कि अगले 2-3 दिन शायद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो गया है और बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गया है दोनों ममालिक में सालसी करवाने के लिए, क्योंकि चीन की जानिब से भी अब एक जो उनको ज़ाहिर सी बात उनकी असेसमेंट है, रिपोर्ट है, जो भी है उन्होंने बता दिया है कि 2-3 दिन के अंदर ये जो जंग है ना मज़ीद बढ़ेगी। और मज़ीद क्या बढ़ेगी, ऑलरेडी खौफनाक हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, मज़ीद बढ़ने का मतलब तो फिर ये है कि दोनों तरफ मज़ीद जो खौफनाक तबाही है ना वो आने जा रही है। अच्छा, इवन के इस सिचुएशन में यूएई, जिसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन थी ईरान के अगेंस्ट, वो ये कह रहा है कि दोनों जो फरीक हैं वो जंग को रोकें और मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करें। अब यूएई ऐसा क्यों कह रहा है? यूएई को मालूम है कि अगर ईरान ने उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए तो यूएई को वो तबाह करके रख देंगे और अमेरिका का जो दिफाई सिस्टम है वो पहले भी उनको बचा नहीं पाया, अब तो अमेरिका ज़्यादा इंगेज हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है इस वजह से भी वो एक ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे। तो ये अब तक की अमेरिका और ईरान जंग की सूरत हाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये पाकिस्तान से आपको देता चलूँ, खबर ये है कि मरी में मीटिंग हो रही है और ये मैं आपको बता भी दूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़याज़ राजा साहब, इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और इसमें ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं फ़ौजी क़यादत, इस मीटिंग के हवाले से लिखते हैं जी, ये मरी के अंदर जो शरीफ ख़ानदान इस वक्त इकट्ठा हुआ है, गुफ्तगू चल रही है मौजूदा सूरत हाल पर क्या किया जाए। ये लिखते हैं जी कि फ़ौजी क़यादत से पहले वाला रिस्पांस नहीं मिल रहा। फ़ौजी क़यादत से मुराद ज़ाहिर सी बात है, अब इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की नवाज़ शरीफ को ब्रीफिंग, ज़राए का दावा, इसहाक डार ने भी ब्रीफिंग में फ़ौजी क़यादत के बदलते मूड से नवाज़ शरीफ को आगाह किया, ज़राए का दावा, मरी में शरीफ ख़ानदान की बैठक, सियासी मुस्तकबिल पर शदीद तशवीश का इजहार। इसके साथ एक चीज़ ऐड करता चलूँ, एक और दावा भी किया जा रहा है कि ज़ाहिर सी बात है अगर मूड तब्दील हो रहा है, हमें सपोर्ट नहीं, और खैर तो सपोर्ट क्यों होगी, जो आपकी नाअहलियाँ हैं, माशत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके आपने रख दिया, आप सियासी इस्तेकाम नहीं ला सके, इमरान खान का एक बयानिया जो है वो आप नहीं तोड़ सके, सब कुछ आपको दिया गया, पीटीआई को मतलब है कि ख़त्म ही कर दिया गया, उसके बावजूद आपकी क्या कारकर्दगी है, सिफर से भी माइनस आपकी जो कारकर्दगी है वो जा चुकी है। बहरहाल जी, एक और दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत की तब्दीली है, जिसके आसार या जिसकी जो एक वो कहते हैं ना कि जी का जाना जो ठहर गया है, जो उसके लवाजमात हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, हुकूमत के जाने के जो लवाजमात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, कभी भी हुकूमत जा सकती है। तो इस पर जी अब ये शरीफ ख़ानदान ग़ालिबन सोच रहा है कि शहबाज शरीफ की ठीक है कुर्बानी देते हैं, वफाक में आप मर्ज़ी की नई कौमी हुकूमत लाएँ या जो भी हो, लेकिन पंजाब जो है वो हमारे पास रहना चाहिए, मरियम नवाज़ जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ मुश्किल नज़र आ रही है। मरियम नवाज़ ने कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, असूलों पर समझौता नहीं किया। तो एक मरतबा फिर से मरियम नवाज़ को असूल याद आ गए हैं, हालांकि असूल और मरियम नवाज़ ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो ये अचानक से क्यों इनको याद आ रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना, और गड़बड़ ये है कि जी का जाना ठहर गया है। और ये जी इस वक्त मीटिंग में चल रहा है और बाज़ हल्कों का ये भी कहना है जी कि जो हुकूमत है ना वो एक बोझ बन गई है और बोझ को उठाकर फेंक दिया जाता है। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और ख़बर है नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के लिए भी जो ज़मीन है ना वो गर्म की जा रही है।
मैं एक आपको स्टेटमेंट ये शेयर करना चाहता हूँ। ये असदुल्ला खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने जी एक वीलॉग किया था। इस वीलॉग में नवाज़ शरीफ के हवाले से इन्होंने जो फाइलें हैं ना कुछ वो खोली हैं। क्या फ़ाइलें खोली हैं और कैसे ये बताया है कि नवाज़ शरीफ गैर मुल्की जो एजेंसीज़ हैं ना वो उनके ऊपर असर रखती हैं। जो नौरीन नियाज़ी हैं उनकी स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हलचल चल रही है। बहरहाल उस स्टेटमेंट पर तो नहीं, लेकिन ये जो नवाज़ शरीफ है ना इनके हवाले से इनका जो एक रोल है, इनका जो किरदार रहा है उस पर मैं आपको ये सारा ज़रा बताता हूँ। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से गैर मुल्की एजेंसीज़, क्योंकि नौरीन नियाज़ी जो हैं उनकी स्टेटमेंट पर बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा है, तो उसके साथ नवाज़ शरीफ को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो फिर आपको उनकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ भी नहीं लगेगी। इवन के मौलाना फजल रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है ना उस स्टेटमेंट को और नवाज़ शरीफ का ये जो किरदार है इसको भी आपने मिलाकर देखना है। पाकिस्तान की एजेंसी समझती हैं कि नवाज़ शरीफ को गैर मुल्की एजेंसीज ऑपरेट, या आप इसको यूँ कह लें कि जो असर है वो रखती हैं या इनके साथ राब्ते में रहती हैं। नवाज़ शरीफ ने ओस्लो नॉर्वे का एक गैर मुल्की दौरा बनाया। जिस दिन जाना था इस दिन पेशावर में धमाका हो गया और 100 के करीब बंदे जाबहक हो गए। इनसे कहा गया वो इस गैर मुल्की दौरे को मुलतवी कर दें, लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपना वो दौरा मुलतवी नहीं किया। नवाज़ शरीफ ने बड़ी बेरहमी और बेहिसी का मुजाहिरा किया कि 100 बंदा मर गया है और वो अपने गैर ज़रूरी दौरे पर चले गए हैं। रेजिडेंस होटल में, रेजिडेंस है क्या नाम लिखा है बारह, होटल में क़याम के दौरान उन्होंने अपने स्टाफ से कहा जाओ तुम लोग ओस्लो देखो, मैं आराम करना चाहता हूं। जब सारा स्टाफ बाहर चला गया, अब यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि इस दिन नवाज़ शरीफ से होटल में जो शख्स तन्हाई में मिला इसका नाम था सज्जन जंदाल। सज्जन जंदाल जिसको कहा जाता है जी कि जो भारतीय एजेंसी है ना ये उसके लिए भी काम करता है और फिर इसके वाले से ये भी है कि बिजनेसमैन भी है। ज़ाहिर सी बात है इस तरह के किरदार ऐसे ही जो है वो होते हैं। बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो ये दौरा क्यों नहीं मिस करना चाहते थे, और सज्जन जंदाल सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है बल्कि इसके बारे में पाकिस्तानी एजेंसीज को यकीन है कि वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ जो भारत की एजेंसी है रहा उसका ऑपरेटर भी है। लेकिन नौरीन ख़ान की एक मामूली सी बात का मतलब है कि इतना ज़्यादा उसको उठाया गया कि गालिबा उनको शायद कोई नोटिस या तलबी वगैरह जो है ये भी उनके अगेंस्ट जो मामला है वो खुला है। तो ये नवाज़ शरीफ का एक जो किरदार है वो आपके सामने रखना था। तो बहरहाल अचानक से ये चीज़ें नवाज़ शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट आना शुरू हो गई हैं। अचानक से वकला भी मुतहरिक जो है वो हो गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है वकला वैसे मुतहरिक नहीं होते। और फिर अच्छा एक और भी चीज़ आप देखें कि जो वकला तहरीक का ऐलान किया गया है ना, इन्होंने तहरीक कहा है जी कि छुट्टियों के बाद करेंगे, यानी कि 31 अगस्त तक छुट्टियां, सितंबर के शुरू या मिड में जाकर तहरीक होगी। भाई छुट्टियां हैं तो आप अभी करें, छुट्टियों क्यों आप गुजारना चाह रहे हैं? छुट्टियां तो अच्छी बात नहीं है, छुट्टियां तो वकील भी फ्री होंगे, ज़रा तहरीक ज़ोर पकड़ेगी, बाद में अदालतें होंगी तो बहुत सारे केसेस वगैरह भी होते हैं, उससे डिस्टर्बेंस भी होगी। आम आदमियों की जो केसेस हैं अगर वो वकील वहाँ से बाइकाट करता है तो उन बेचारों का बीच में क्या जो कसूर है वो होगा। तो बहरहाल जी जो वकला जो है ना, जो मैं समझता हूँ इवन के जो ये मुशर्रफ वाली जो तहरीक थी तो इसमें भी ऐसा नहीं था कि ये खुद से ही आए, पीछे एक सपोर्ट थी। और जो उस वक्त की सारी कहानियाँ जो बताई जाती हैं, जो एक जनकियानी वाला जो किरदार है सारा सामने है। तो बहरहाल अब इस मामले पर भी ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि ये जो वकला है ना ये गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखते जब तक कि इन्हें पीछे से कोई जो सपोर्ट है वो ना हो। बहरहाल अब क्या सपोर्ट है ये आने वाला वक्त जो है वो ज़रूर बताएगा और ये भेद भी खुल जाएगा। लेकिन वकला तहरीक का भी जो ऐलान है ना वो कर दिया गया है। आगे चलते हुए आपको यूएन की रिपोर्ट के हवाले से भी एक मैंने खबर देनी है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी या कल के व्लॉग में मैंने अक्सर यूएन की रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की थी कि यूएन ने क्या जो रिपोर्ट है वो दी है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस है वो इसलिए ख़तरे में है क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तो शराइत पर पूरा नहीं उतर रहा। बहरहाल इस रिपोर्ट के ऊपर शहजाद अकबर जो हैं वो एक दावा करते हैं, आपके सामने रखते हैं जी। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जीएसपी प्लस कमीशन की पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान से सियासी कैदियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से मुतालबात किए गए हैं, इस रिपोर्ट को बड़े साहब के सामने पेश किया गया है, जिसको बड़े साहब ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने आगे से कहा है अगर तुम्हारे तौलिए कपड़े यूरोप नहीं जाते तो सो व्हाट, हम अपनी पॉलिसीज़ तब्दील नहीं करेंगे। ये क्लियरली जो पैगाम है वो दे दिया गया, यानी कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है ये इसी तरीके से चलता रहेगा, हम कोई पॉलिसी अपनी तब्दील नहीं करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो किस स्टेज पर आ गई हुई हैं
और अगर ये जो GSP स्टेटस है ये भी हमसे चला जाता है तो फिर तो हमारा और भी एक्सपोर्ट्स का जो कपाड़ा है वो निकल आएगा। एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, वो जो वहाँ पर कमा कर पैसा यहाँ पर पाकिस्तान में भेजते हैं, उसकी वजह से इस वक्त आपकी जो इकॉनमी है उसको एक जो बड़ा सहारा है ना वो मिला हुआ। अदरवाइज़ आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो मीट नहीं कर रही हैं। और ऊपर से अगर जो ये शहजाद अकबर साहब दावा करते हैं अगर ये दुरुस्त है तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इस वक्त ये हैं कि हम जो अपनी पॉलिसीज़ है ना उनको किसी सूरत भी तब्दील नहीं करेंगे, चाहे जो तौलिए या बाकी जो बिस्तरे या जो चीज़ें भी हैं वो बिकती हैं या वो एक्सपोर्ट होती हैं या नहीं होती। अदरवाइज़ हमारी जो वो हैं वो हम तब्दील नहीं करेंगे। तो ये जी अब तक कुछ आम तीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ कोई चीज़ तो नहीं रह गई है। अच्छा, ये अमेरिका और ईरान के हवाले से एक दो चीज़ें और मेरे सामने आई हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ जी, इससे आपको जो हालात की संगीनी है ना इसका ज़रा अंदाज़ा हो सकेगा। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक कर दी है, जबकि एक एहलकार लापता बताया जा रहा है। हमले के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। तो ये तस्दीक जो है वो भी होगी है जो आपको शुरू मैंने खबर दी। अच्छा, इसके अलावा अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान से ऐसे इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए जिनको इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ईरान की हसास अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतर होती सलाहियत की वजह चीन या रूस की तरफ से अहदाफ की निशानदेही हो सकती है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उनकी जानिब से रिपोर्ट किया गया। अच्छा, इसमें अमेरिका वैसे ही शुरू से चीन और रूस का नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि ईरान के पीछे ज़रूर जो कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है या जो निशानदेही वगैरह है वो उनको बताते हैं, उनको हेल्प आउट करें, जिसकी वजह से ईरान इतना परफेक्टली आगे बढ़ रहा है और हमें जो नुकसान है ना वो पहुंचा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस वाले संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।